आज हम स्टार्ट करेंगे मार्केट स्ट्रक्चर। ठीक हो गए। मार्केट स्ट्रक्चर को हम ना 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले है परफेक्ट कंपटीशन, सेकंड मोनोपोली और थर्ड है इम्परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली की जो कैरेक्टरिस्टिक है ना, वो एक दूसरे के ऑपोजिट है। इम्परफेक्ट कंपटीशन में कुछ कैरेक्टरिस्टिक परफेक्ट कंपटीशन की पाई जाएंगी और कुछ चीजें मोनोपोली की। इसमें सबसे पहले आ जाता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, देन ओलिगोपोली एंड डिओपोली। सेम ही है। और थर्ड आ जाती है हमारे पास, हाँ जी यही आएंगे इसमें। और फर्दर इसके 2 हम पार्ट्स पढ़ते हैं, एक्सक्लूसिव ओलिगोपोली एंड नॉन एक्सक्लूसिव ओलिगोपोली, ये हम पढ़े। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है जी? कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक पाई जाती हैं एक मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर। हमने क्राइटेरिया बनाया हुआ है मार्केट स्ट्रक्चर का, जिसमें हम नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स देखते हैं, फर्म्स के कंपटीटर देखते हैं, नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स देखते हैं, नेचर ऑफ मार्केट्स देखते हैं। तो जो मार्केट स्ट्रक्चर में जो फर्म्स एग्जिस्ट कर रही हों, हम उसको उस मार्केट का या स्ट्रक्चर का नाम दे देते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन को डिफरेंशिएट किया गया है प्योर कंपटीशन और परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन की जो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक आती है ना, उसमें आते हैं लार्ज नंबर ऑफ सेलर एंड बायर। परफेक्ट कंपटीशन ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर होगा जिसमें जो चीज सेल करने वाले हैं उनकी तादाद लार्ज, सेलर जो चीज को सेल करने वाले हैं वो भी बहुत ज्यादा है और खरीदने वाले भी बहुत ज्यादा है। अब जो इसमें जो लार्ज का वर्ड यूज किया गया है और नंबर के साथ, ये कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं है। जैसा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम शॉर्ट टर्म लॉन्ग रन को स्पेसिफाई कर देते हैं, मिड टर्म को, जिस तरह लॉन्ग रन हम कहते हैं कि 20 to 25 ईयर है, मिड टर्म 5 to 10 ईयर है, लेस देन 1 ईयर्स को हम शॉर्ट रन कह देते हैं। मगर माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम शॉर्ट रन को और लॉन्ग रन को डिफरेंशिएट करते हैं किसके जरिए? फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स। इस तरीके से हम कोई स्पेसिफिक पीरियड
या कोई कैलेंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स का नहीं है। तो यहाँ आप हमने याद रखना है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में जब हम कोई इसका कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहे होंगे ऐसा, तो उसमें कोई एग्जैक्ट फिगर हम नहीं दे सकते। तो लार्ज नंबर का मतलब है बहुत ज्यादा। कितनी लार्ज है? 10,000, 1 लाख, करोड़? नहीं, ये सब लार्ज नहीं है। हो सकता है कि ये लार्ज ना हो, स्मॉल हो सकता है कि 10 ही लार्ज हो। ठीक है, तो हमें नहीं पता कि वो लार्ज नंबर क्या है। हमें ये पता है कि इतनी लार्ज हैं ये फर्म्स कि अगर कोई इंडिविजुअल फर्म चाहे कि मैं मार्केट की प्राइस को चेंज कर दूं या किसी अपने कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लूं, तो पॉसिबल नहीं है। तो लार्ज का नंबर क्या हो गया? टेक्निकली लार्ज नंबर का मतलब हो गया कि कोई इंडिविजुअल फर्म्स या इंडिविजुअल बायर अपने एक्ट से मार्केट का जो इक्विलिब्रियम है, जो मार्केट की जो प्राइस है, उसे इफेक्ट नहीं करेगा। सेकंड आ जाता है जी इसमें प्रोडक्ट होमोजेनिटी। प्रोडक्ट होमोजेनिटी का मतलब होता है कि तमाम के तमाम प्रोडक्ट सेम है। जो बायर है वो उनके दरमियान कोई डिफरेंशिएशन नहीं कर सकता। अगर ए बी सी प्रोडक्ट हैं, ये तमाम की तमाम होमोजीनियस है, इनके अंदर किसी किस्म की डिफरेंशिएशन नहीं है। आमतौर पर हम जिसकी एग्जांपल देते हैं वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की देते हैं। जैसे कि गंदम मार्केट में दस्तयाब हो, तो हम ये अज्यूम करते हैं कि वो जो प्रोडक्ट्स है वो सारे के सारे होमोजीनियस है। फ्री एंट्री एंड एग्जिट। थर्ड क्या है? फ्री एंट्री एंड एग्जिट के फर्म्स, जो फर्म दाखिल होना चाहती हैं वो कारोबार कर सकती हैं, और जो छोड़ना चाहें वो छोड़कर भी जा सकती हैं। फोर्थ होगा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कल मैंने बड़ी डिटेल से आपको समझाया कि जहां पर टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट के दरमियान डिफरेंस मैक्सिमम होगा, जहां पर उनकी स्लोप्स इक्वल होंगी, वो हमारे पास क्या होगा? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पॉइंट होगा। फिफ्थ है नो गवर्नमेंट रेगुलेशन। नो गवर्नमेंट रेगुलेशन। नो गवर्नमेंट रेगुलेशन का मतलब है कि गवर्नमेंट कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगी, सब्सिडी नहीं देगी, टैक्सेस नहीं लगाएगी, कोई रोशनिंग पॉलिसी को अडॉप्ट नहीं करेगी, किसी तरीके से डिमांड को कंट्रोल नहीं करेगी। तो ये 5 assumption हो गई। लार्ज नंबर ऑफ सेलर एंड बायर, यहाँ से एमसीक्यू बन सकता है। प्रोडक्ट होमोजीनियस है, फ्री एंट्री एंड एग्जिट है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, नो गवर्नमेंट रेगुलेशन है। अगर ये 5 कैरेक्टरिस्टिक किसी फर्म किसी मार्केट स्ट्रक्चर में पाई जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम प्योर कंपटीशन कहते हैं। उसे हम क्या कहेंगे? प्योर कंपटीशन। अब 6 एंड 7, ये जो मैं लिख रहा हूं, इसमें है कि परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये फर्ज करें लेबर है, ये इसकी वेजेस दी गई हैं, और इसकी सप्लाई इंफिनिटी, यानी कि गिवन वेजेस के ऊपर आप जितनी प्रोडक्शन लेना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं। ये नहीं होगा कि आप प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहें तो वेजेस इंक्रीज हो जाएं, अगर लेबर की डिमांड नहीं है तो वेजेस डिक्रीज हो जाएं। ऐसा इधर नहीं होगा, बल्कि परफेक्ट मोबिलिटी इफेक्ट ऑफ प्रोडक्शन एट गिवन प्राइसेस, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चेंज नहीं होगा, अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट भी चेंज नहीं होगा, और अगर रेंट है तो वो रेंट भी चेंज नहीं होगा। 7 है परफेक्ट नॉलेज। परफेक्ट नॉलेज का मतलब ये है कि कंज्यूमर को अवेयरनेस है प्रोडक्ट के बारे में, उसको उसकी प्राइसेस का भी पता है,
यहाँ पर आपको एडवर्टीजमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक हो गया। परफेक्ट नॉलेज का मतलब है कि यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन है वो कॉस्टलेस है, कॉस्टलेस है, फ्री है। आपको अपनी प्रोडक्ट बेचने के लिए किसी एडवर्टीजमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हमारे पास 7 पॉइंट है। 5 पॉइंट्स अगर आपके पास सेटिस्फाइड हो रहे हैं मार्केट स्ट्रक्चर के तो उसे प्योर कंपटीशन कहेंगे। अगर ये 5 में ये 2 और जमा हो जाते हैं, 5+2, तो ये क्या हो जाएगा 7। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, परफेक्ट कंपटीशन। समझ आ गई ये बात की। तो ये 2 MCQs इधर अजम्पशन से हमारे बन सकते हैं कि अगर 5 अजम्पशन है तो वो प्योर कंपटीशन है, अगर वो ज्यादा है तो फिर क्या हो गया, फिर हमारे पास क्या होगा, परफेक्ट कंपटीशन होगा। अब कल जो फर्म्स का इक्विलिब्रियम था परफेक्ट कंपटीशन में वो मैं पढ़ा चुका था। अब हम बात करेंगे शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म इन परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, नॉर्मली हम 4 फेसेस लेते हैं इसके, मगर कुछ बुक में 5 भी दी हुई है, पर जो 4 है वो जस्टिफाइएबल। अच्छा, सबसे पहले हम इसको इसका एनालिसिस करने से पहले हमने जो पढ़ा था एवरेज कॉस्ट कॉन्सेप्ट, उसको एक दफा देख लेते हैं। एवरेज कॉस्ट कॉस्ट है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है। ठीक है, बस करें मैं यहाँ प्रोड्यूस कर रहा हूँ, ये क्वांटिटी है, ये मेरी एवरेज टोटल कॉस्ट है और ये मेरी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है। ये जो इसके दरमियान जो रीजन है ये मैंने पहले बताया था आपको, ये क्या है, एवरेज फिक्स कॉस्ट। ठीक है, एवरेज फिक्स कॉस्ट के अंदर वो तमाम की तमाम फिक्स कॉस्ट शामिल है जो हम पढ़ चुके हैं कॉस्ट वाले चैप्टर में। जो नॉर्मल प्रॉफिट होता है, नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट से मुराद सेल्फ ऑन्ड जो सर्विसेज दे रहा है एंटरप्रेन्योर, या उसका जो कैपिटल है या उसके लैंड है जो उसने खुद से अज्यूम किया हुआ है कि मुझे जो मेरे अपने ऑन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है या मेरी अपनी सैलरी है, तो वो इसने एवरेज फिक्स कॉस्ट के अंदर डाली होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है इसमें। अच्छा, अब इकोनॉमिक्स में ना हम 2 तरह के प्रॉफिट पढ़ते हैं। एक को हम कहते हैं अकाउंटिंग प्रॉफिट और एक को हम कहते हैं इकोनॉमिक प्रॉफिट। जो अकाउंटिंग प्रॉफिट होता है ना वो होता है टोटल रेवेन्यू, यानी कि प्रॉफिट की तो डेफिनेशन हमने ये की थी ना, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। अकाउंटिंग प्रॉफिट होता है टोटल रेवेन्यू माइनस एक्सप्लिसिट कॉस्ट, और यहां पर होगा टोटल रेवेन्यू माइनस एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट ऐसी होती है जो अकाउंटिंग बुक में दर्ज होती है। ठीक है, जो आपने खाता बनाया हुआ है उसके ऊपर आप जो लिख रहे हैं वो आपके पास क्या होती है, अकाउंटिंग कॉस्ट होती है। बट इकोनॉमिक्स क्या कहती है कि आपने अकाउंटिंग प्रॉफिट या अकाउंटिंग एक्सप्लिसिट यानी अकाउंटिंग कॉस्ट को भी लेना है, इम्प्लिसिट कॉस्ट वो कॉस्ट जो नजर नहीं आ रही मगर आप पे कर रहे हैं, जिसमें ये नॉर्मल प्रॉफिट भी शामिल है। आपकी अपनी सैलरी है, अगर आप का अपना लैंड है तो आप रेंट तो नहीं पे कर रहे, कि वो रेंट नहीं पे कर रहे तो आप जो बुक ऑफ अकाउंट है उसमें दर्ज भी नहीं करेंगे। बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपकी सेल्फ फंड होती हैं मगर आप उसको पे नहीं कर रहे होते, तो इकोनॉमिक्स कहता है अगर वो आपकी नहीं होती तो आप पे तो कर रहे होते ना। तो इस वजह से ये इम्प्लिसिट कॉस्ट को भी शामिल करता है। जो इकोनॉमिक प्रॉफिट होता है वो हमेशा लेस होता है अकाउंटिंग प्रॉफिट से। कैसे, फर्ज करें मेरा रेवेन्यू 10 है और एक्सप्लिसिट कॉस्ट 4 है, तो कितना हो गया 6 प्रॉफिट। अब यहाँ भी रेवेन्यू कितना है 10 है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट 4 है मेरी और इम्प्लिसिट कॉस्ट मैंने 2 लगाई हुई है, तो प्रॉफिट क्या हो गया 4, यानी कि 4 + 6 10 - 6 4 हो गया। तो इकोनॉमिक जो प्रॉफिट होता है
वो हमेशा लेस होता है और अकाउंटिंग प्रॉफिट हमेशा ज्यादा होता है, क्योंकि इकोनॉमिक प्रॉफिट के अंदर जो हमारी कॉस्ट होती है वो डबल होती है, एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट होती है, और उधर सिर्फ एक्सप्लिसिट होती है। तो ये डायग्राम आप ध्यान में रखेंगे, और ये जो मैंने कॉन्सेप्ट समझाया है ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। अब हम चार इसमें टाइप्स पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, एबनॉर्मल या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हम उसे कहते हैं। सेकंड होता है हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट, इसको हम ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं, ठीक है। और थर्ड हमारे पास होगा लॉस, और फोर्थ इंपॉर्टेंट जिसे हम शट डाउन पॉइंट कहते हैं। कुछ बुक्स में 5 भी लिखा हुआ है, पर वो जो फॉरनर ऑथर की बुक है उसमें वो उसको कम ही जिक्र हुआ हुआ है। तो ये चार ही पॉसिबिलिटीज हैं। एबनॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है कि आपका जो टोटल रेवेन्यू होता है वो टोटल कॉस्ट से ज्यादा होता है। इस तरह की सिचुएशन होगी। हम मार्जिनलिस्टिक अप्रोच यूज करते हैं इसमें। मार्जिनलिस्टिक अप्रोच का मतलब दो अप्रोच होती हैं प्रॉफिट को शो करने के लिए, टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट अप्रोच, और मार्जिन रेवेन्यू और मार्जिन कॉस्ट अप्रोच। कल इस पर बड़ी डिटेल से बात हो चुकी थी, तो इस वजह से कोई नहीं। जिसका अंदर एक एमसीक्यूज ये आता है कि अगर सपोज दैट एमसी ग्रेटर हो एमआर से, तो फर्म को क्या करना चाहिए, क्वांटिटी इंक्रीज करनी चाहिए, डिक्रीज करनी चाहिए, कांस्टेंट रखनी चाहिए, नन ऑफ दीज। तो वो ये वाला पोर्शन होता है, ये वाला एमसी ग्रेटर है एमआर से। तो हम इस इक्विलिब्रियम से आगे हैं, तो हमें क्या आना पड़ेगा, पीछे की तरफ आना पड़ेगा। तो क्वांटिटी क्या होगी, कम होगी। तो इस तरीके से भी आ सकता है, एमसी कम है एमआर से, तो फिर हमें क्या करना होता है, क्वांटिटी को बढ़ाना होता है। अब एबनॉर्मल प्रॉफिट में टोटल रेवेन्यू ज्यादा होगा टोटल कॉस्ट से, तो ये जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है इससे नीचे हम शॉर्ट रन एवरेज टोटल कॉस्ट, शॉर्ट रन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को बना लेते हैं, जहां पर ये EQ लाइन इसको इंटरसेक्ट करती है, ये कॉस्ट है, और ये सारे का सारा हमारा क्या होता है, एबनॉर्मल प्रॉफिट है। ये ऐसी सिचुएशन है कि हमारी टोटल रेवेन्यू के अंदर जो दो कॉस्ट है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट, दोनों कवर हो रही होती हैं, उसके अलावा भी कुछ ना कुछ हम अर्न कर रहे होते हैं। ये मेरे पास प्राइस है, ये सिचुएशन होती है कि यहाँ पर टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट आपस में बराबर होते हैं, नजर आ रही होगी आपको, ठीक है। इसके नीचे आप एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी बना सकते हैं। तो अब यहाँ पर हमारी जब टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट इक्वल है, तो इट मींस नो प्रॉफिट नो लॉस। ब्रेक इवन भी उसी को कहते हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस। बट यहाँ आप याद करें कि हमने कहा था कि जो हमारी अगर एवरेज टोटल कॉस्ट हमारी पूरी हो रही है, इट मींस जो एंटरप्रेन्योर ने फर्म्स में अपना नॉर्मल प्रॉफिट रखा हुआ था, तमाम कॉस्ट पूरी हो रही है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी, एवरेज फिक्स कॉस्ट भी, जो नॉर्मल प्रॉफिट है उसने वो भी शामिल किया हुआ है, वो भी इसके अंदर पूरा हो रहा है। तो इसे हम क्या कहेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट हम इसे कहेंगे, ठीक है। दूसरा नाम नॉर्मल प्रॉफिट का क्या हो गया, ब्रेक इवन पॉइंट। थर्ड स्टेज आ जाती है, इसमें क्या होता है, ये कॉस्ट, कॉस्ट ज्यादा है प्राइस कम, मगर ये जो लाइन है जो मैंने ग्रीन की है, ये गैप है, इसमें जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो तो सारी की सारी रिकवर हो रही है, एवरेज फिक्स कॉस्ट हाफ रिकवर हो रही है और हाफ रिकवर नहीं हो रही। तो इसमें पॉसिबिलिटी है जो आपने नॉर्मल प्रॉफिट रखा हुआ है अपने लिए, वो पॉसिबल है वो रिकवर ना हो रहा हो,
मगर जो आपकी शॉप का रेंट है, जो आप डेली वेजेस लेबर्स को पे कर रहे हैं, वो रिकवर हो रहा है। और जो आपके सेल्फ ओन्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, पॉसिबिलिटी है कि उनका जो प्रॉफिट है वो इसमें रिकवर ना हो रहा हो। इधर वो हो रहा था, इधर वो भी हो रहा था, और उसके अलावा भी आप कुछ अर्न कर रहे थे। जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें शट डाउन पॉइंट होता है। शट डाउन पॉइंट, ये मेरा प्राइस, ये एम आर, ये एम सी, क्वांटिटी, ये मेरा फर्स्ट है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है। ये मैं थोड़ा सा इस वजह से बेहतियाती कर रहा हूँ क्योंकि आपने डायग्राम्स तो बनानी नहीं है, वरना ये यू शेप बनाते होते हैं। मैं थोड़ी फ्लैटर कर रहा हूँ। अच्छा, इसमें ये कॉस्ट है, इसमें जो हमारी प्राइस होती है वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर होती है शट डाउन पॉइंट में। और जो टोटल रेवेन्यू है वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट। जो यहाँ पर लॉस होता है, लॉस, ये वाला सारा लॉस, ये लॉस सारे का सारा टोटल फिक्स कॉस्ट के इक्वल होता है। ठीक हो गया? टोटल फिक्स कॉस्ट के ये इक्वल होता है। यहीं से हम, जो ये वाला पार्ट होता है शॉर्ट रन में, इस पॉइंट से ऊपर वाला, ये जो इक्विलिब्रियम था, इससे ये मैंने ब्लैक किया लाइन, ये सारे का सारा क्या है, सप्लाई कर्व होता है। इससे नीचे सप्लाई पॉसिबल नहीं है। इसी वजह से हम कहते हैं कि इससे नीचे कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि जब आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी पूरी नहीं हो रही और एवरेज टोटल कॉस्ट या एवरेज फिक्स कॉस्ट भी आपकी पूरी नहीं हो रही। तो शॉर्ट रन में इस पॉइंट से अगर आप नीचे आ जाएं, कहीं भी आप पढ़ेंगे, तो शट डाउन से नीचे वाला जो पॉइंट है, ये फिजिबल पॉइंट हमारा नहीं है। जो मैंने रेड किया है, ये डेंजरस एरिया है सारा। इससे ऊपर शॉर्ट रन के अंदर पॉसिबिलिटी है। जैसे कि अगर हमें सप्लाई कर्व ड्रॉ करना हो, तो हम सप्लाई कर्व कैसे ड्रॉ करेंगे? ये प्राइस है, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिन रेवेन्यू, और ये मेरा मार्जिन कॉस्ट है, ये क्वांटिटी है, ये मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। और यहाँ पर मैं एवरेज टोटल, हालांकि यहाँ गैप कम होना चाहिए, इक्वली लग रहा है, चलिए इधर कर देते हैं। ठीक हो गया? इसको ये कम, ठीक है। अब वो कहता है कि ये प्राइस आपकी है 1 और ये Q1। अगर आप फर्ज करें P1 डैश पे चले जाएंगे, इधर, इधर इसका मतलब ये नहीं है कि AR डैश MR डैश MC को, MC AR को इधर इंटरसेक्ट कर रहा है तो क्वांटिटी इधर होगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बल्कि इधर क्वांटिटी क्या होगी, 0 होगी। P1 डैश के ऊपर जो क्वांटिटी है वो क्या होगी, 0 होगी। क्यों? क्योंकि ब्रेक जो डाउन, जो आपका ये शट डाउन पॉइंट है, शट डाउन पॉइंट, इससे नीचे प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। प्रोडक्शन किधर है, P1 के ऊपर, ये P1 है, और क्वांटिटी क्या है, ये Q1 है। इससे नीचे सप्लाई कर भी नहीं है। आप P से नीचे P1 डबल डैश कर लें, इधर भी सप्लाई नहीं है, इधर भी सप्लाई, कोई भी प्राइस लेंगे इधर सप्लाई नहीं होगी। हाँ जी, अगर डिमांड बढ़ जाती है, किसी कोई भी रीजन हो सकती है इसकी, ये आपका प्राइस बढ़ गई, P2 होगी, क्वांटिटी क्या होगी, क्वांटिटी Q2 होगी। अब पहले आप लॉस में थे, अब आप नॉर्मल प्रॉफिट के ऊपर चलेंगे। प्राइस क्या हो गई है, P2।
फिर प्राइस बढ़ गई, P3 होगी, और ये Q3, प्राइस क्या हो गई, P3। ठीक हो गया। अब आप कॉस्ट नीचे आ गई, रेवेन्यू ऊपर, अब आप अब नॉर्मल प्रॉफिट के ऊपर चले गए। जैसे जैसे प्राइस बढ़ती जाएगी आप क्वांटिटी को बढ़ाते चले जाएंगे। इन पॉइंट्स को हम मिलाएंगे तो ये हमारे पास क्या बन गया, सप्लाई का। मगर इस रेड पॉइंट से नीचे ये वो वाला पॉइंट है जो आपका क्या है, शट डाउन पॉइंट है, इससे नीचे सप्लाई नहीं होगी। तो एमसीक्यूज पूछता है कि अपर पार्ट ऑफ एमसी कर इस कार्ड सप्लाई कर, ऑप्शन देगा एटीसी, एबीसी, बिटवीन एटीसी एंड एबीसी। तो आपने क्या करना है, अपर पार्ट ऑफ ये वाला पार्ट, जो ये वाला पार्ट है, ये वाला सारे का सारा हमारा शॉर्ट रन में सप्लाई कर कहलाता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ जाता है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री क्या होती है, जो फर्म की सुमेशन होती है, जो होमोजीनियस प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही हैं बहुत सारी फर्म्स, उनकी अगर हम सुमेशन ले लें तो वो क्या बन जाते हैं, इंडस्ट्री बन जाती है। इस तरह की ये मैंने जो नीचे बनाया है ये एक फर्म का बनाया है। ठीक हो गया। अगर मैं इस क्वांटिटी को फर्ज करें 50 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, हालांकि कोई स्पेसिफिक नंबर तो नहीं है लार्ज नंबर का, पर मैं सपोज कर रहा हूँ कि 50, तो इट मींस कि 50 फर्म्स है, फर्म 50 फर्म्स आपस में मिली तो वो क्या बन गया, सप्लाई का बन गया इंडस्ट्री। समझ आ गई ये बात की। नेक्स्ट हम देखते हैं शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ द इंडस्ट्री। शॉर्ट रन में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। पढ़ा मैं एक और से रहा हूं, आप किसी भी बुक से पढ़ सकते हैं। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ द इंडस्ट्री। अब इंडस्ट्री में जैसा कि मैंने बताया कि बहुत सारी फर्म्स हो सकती हैं। ये इंडस्ट्री का सप्लाई कर्व है और ये डिमांड कर्व है, ये प्राइसेस आ जाएंगी इधर। वो इस डायग्राम में ये शो कर रहा है कि ये आपकी प्राइस है, ये मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, ये सारे का सारा लॉस। अगर एवरेज कॉस्ट इससे नीचे है तो ये सारे का सारा प्रॉफिट। तीसरी फॉर्मूला भी बना सकते हैं, उसे हम दिखा दें, नॉर्मल प्रॉफिट। ये शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम ऑफ द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में हमने देखा कि तीन तरह की सिचुएशंस हैं, चार तरह की ही कर लेते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट, एबनॉर्मल और लॉस, शट डाउन पॉइंट। लॉन्ग रन में क्या होता है, लॉन्ग रन में सिचुएशन होती है, ये सिचुएशन होती है जी। इधर बनाने की कोशिश करता हूँ, डायग्राम आपको नजर आ जाएगी इंशाल्लाह। नजर आ रही, ठीक है। ये मेरा सप्लाई कर्व है, ये डिमांड कर्व है, ये प्राइस है। एलजीसी यहाँ पर ये शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट कर्व है, ये मार्जिनल कॉस्ट है। मार्जिनल कॉस्ट इसको इधर इंटरसेक्ट करते हैं, ये कॉस्ट है, ये ऊपर प्राइस है, नीचे कॉस्ट, ये सारा एबनॉर्मल प्रॉफिट है। सर्च करो शॉर्ट रन के अंदर फर्म्स एबनॉर्मल प्रॉफिट के ऊपर। तो इस सूरत में क्या होगा, न्यू फर्म्स अट्रैक्ट हो, एंट्री होगी।
एंट्री होने की वजह से क्या होगा कि जो ये सप्लाई कर्व है ये हमारा राइट वर्ड शिफ्ट होगा। राइट वर्ड शिफ्ट होने से क्या होगा कि प्राइसेस का होगा। अब इस पॉइंट पे यहाँ पर आप देखें कॉस्ट और प्राइस आपस में क्या हो गई है, बराबर हो गई है। तो जब आप शॉर्ट टर्म के अंदर एबनॉर्मल प्रॉफिट अगर अर्न कर रहे हैं तो न्यू फर्म्स की अट्रैक्शन होगी। एबनॉर्मल प्रॉफिट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, नॉर्मल में। अगर लॉस वाला सिचुएशन देखें तो सप्लाई कर्व हमारा किधर चला जाएगा, पीछे की तरफ, फर्म्स छोड़ेंगे। ठीक हो गया। तो इन द लॉन्ग रन सिर्फ और सिर्फ हम जो अर्न कर रहे होंगे वो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट या ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर होंगे। अगर हम इसके सप्लाई कर्व की बात करें लॉन्ग रन, परफेक्ट कंपटीशन एंड सप्लाई। तो लॉन्ग रन में जैसे कि हमने बात की प्राइस, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिन रेवेन्यू, ये मेरा एलएमसी है। जहां पर इसने इंटरसेक्ट किया एलएसी, नीचे इसका सप्लाई करना है। सपोज दैट ये प्राइस P1 है तो यहाँ भी मैं P1 ले लेता हूँ और ये क्वांटिटी Q1। अगर प्राइस P1 डैश हो जाती है, ये P1 डैश, ये है AR1 डैश, MR डैश, अब ये इसको इंटरसेक्ट कर रही है। तो इट मींस कि प्राइस और MRMC एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो क्वांटिटी यहाँ आ जाएगी। क्वांटिटी यहाँ आ गई तो ये तो कॉस्ट तो ऊपर है, तो लॉन्ग रन में तो लॉस पॉसिबल नहीं है। तो इस वजह से ये क्वांटिटी यहाँ नहीं आएगी। अगर प्राइस इससे नीचे चली जाती है P1 डैश, तो P1 डैश पे जो सप्लाई होगी वो क्या होगी, जीरो। और ये पॉसिबिलिटी है कि प्राइस क्या हो जाए, P2 हो जाए, तो नया इक्विलिब्रियम E2 हो जाएगा, क्वांटिटी क्या हो जाएगी Q2, और ये प्राइस क्या है, इन दोनों को मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, सप्लाई करना। इसे नीचे कोई सप्लाई नहीं है क्योंकि लॉन्ग रन के अंदर हम एबनॉर्मल जो हमारा लॉस है उसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। ठीक है। तो इसे ऊपर वाला पार्ट, जो ये वाला पार्ट है एवरेज कॉस्ट से ऊपर वाला, ये सारे का सारा क्या कहलाता है, सप्लाई कर्व कहलाता है। ठीक है। तो आज हमने पढ़ा क्या है जी, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म, डेरिवेशन ऑफ सप्लाई कर्व और डेरिवेशन ऑफ सप्लाई कर्व इन द लॉन्ग रन। अब नेक्स्ट हम देखेंगे, क्योंकि टाइम रह गया है सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट, तो 3 मिनट में अगला टॉपिक पॉसिबल नहीं है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आगे हमने पढ़ना क्या है। आगे हमने पढ़ना है डायनामिक चेंजेस एंड इंडस्ट्री इक्विलिब्रियम। डायनामिक चेंजेस, डायनामिक चेंजेस एंड इंडस्ट्री इक्विलिब्रियम। कल इंशाल्लाह ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो कल ही मैं इसका टेस्ट भेज दूंगा आपको। डायनामिक चेंजेस, वक्त गुजरने के साथ साथ चेंजेस आती हैं, पॉपुलेशन चेंज हो जाती है, फैशन चेंज हो जाता है, और भी काफी फैक्टर्स होते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि जो इंडस्ट्री का इक्विलिब्रियम है ना, इन द लॉन्ग रन वो चेंज हो जाता है, फिर डिमांड बढ़ गई। आप इधर थे P1 थे, ये मार्जिनल कॉस्ट थी,
ये एवरेज कॉस्ट है। हुआ क्या कि डिमांड बढ़ी, डिमांड बढ़ने की वजह से क्वांटिटी बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगी। ठीक है, सिर्फ और सप्लाई पे क्या होगी, मूवमेंट होगी। जो आप नॉर्मल प्रॉफिट पे थे अब नॉर्मल प्रॉफिट पर चले जाएंगे। तो इससे क्या होगा, इससे फर्म्स को इंसेंट नई फर्म को इंसेंटिव मिलेगा। वो जब उन्हें नजर आएगा अब नॉर्मल प्रॉफिट है तो वो अट्रैक्शन आएगी उसके अंदर। तो क्या अट्रैक्शन आएगी और उससे क्या इम्पैक्ट होगा, कैसे सप्लाई का ड्रॉ होगा, ये कल चीजें हम कल पढ़ेंगे। सबसे पहला जो हमारा एनालिसिस होगा कल कल यही होगा, इंक्रीज इन मार्केट डिमांड। कि मार्केट डिमांड जब बढ़ जाए तो फिर इंडस्ट्री का सप्लाई कर्व का स्लोप क्या होगा, वो हम देखेंगे। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है। दूसरा हम देखेंगे कि अगर फर्म इक्विलिब्रियम में है, नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है, उसकी फिक्स कॉस्ट चेंज हो जाए और या वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो जाए तो प्राइस और क्वांटिटी का शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन में क्या इम्पैक्ट होगा। थर्ड होगा कि अगर गवर्नमेंट इम्पोजिशन ऑफ टैक्सेस कर दे तो जो टैक्स का बर्डन है वो ज्यादा कौन बेयर करेगा, कंज्यूमर बेयर करेगा या प्रोड्यूसर। अभी हम प्रोड्यूसर साइड पढ़ेंगे, कंज्यूमर हम वाली बात खत्म हो चुकी, कंज्यूमर बिहेवियर खत्म हो चुका है। तो कंज्यूमर की बात नहीं हो रही इधर, अब इधर सिर्फ और सिर्फ प्रोड्यूसर की बात होगी, क्योंकि चीजों को हम क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो कल इंशाल्लाह ये बड़ा जबरदस्त टॉपिक होगा हमारा, अगर ये जल्द एंड हो गया तो इंशाल्लाह मोनोपोली को भी करेंगे। तो आप इससे अच्छे तरीके से कर लीजिएगा जो भी बुक आपके पास है। मैंने ये कॉर्डसेनियस से पढ़ाया है, तो कल का लेक्चर भी इंशाल्लाह कॉर्डसेनियस की बुक ही होगा। और उसके बाद इंशाल्लाह इसका टेस्ट मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा। टेस्ट मैंने बना लिए हैं, 2-3 हैं, उनमें से मैं आप लोगों को वही टेस्ट सेंड कर दूँ। मैसेज